Hello friends, welcome to the platform of an academy. Crack UPSC CSC in हिंदी with us. Top educators, quality content, great learning experience. ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है. Let's crack UPSC CSC in हिंदी. फ्रेंड्स, ये अन अकेडमी का चैनल है जो आपको हिंदी मीडियम में जो लोग भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए साबित होता है क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ आप आज एजुकेटर के साथ बातचीत कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं डिस्कशन में, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आंसर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमूमन किसी भी ऑफलाइन क्लास में ये फैसिलिटीज डेली लाइव क्लासेस के साथ नहीं मिलती जो कि आपको अन अकेडमी पर मिल रही है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए अगर आप यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेस, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन, है ना, मॉक टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से कर सकते हैं। अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपका उसका विस्तृत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी फायदे आपको मिल रहे हैं वो आपको किसी भी ऑफलाइन या किसी भी अन्य ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलती हैं। कोर्सेज बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी पैटर्न, एग्जाम वगैरह को ध्यान में रख के पैटर्न, एग्जाम, सिलेबस, जो पैटर्न होता है कोर्सेज का वो एग्जाम, सिलेबस और पास्ट ईयर पेपर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ना। तो यहाँ भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। एक्सेस, मतलब आप इजीली बहुत आराम से कहीं भी बैठे हो, घर में, गाड़ी में, है ना, किसी भी जगह पे आप अपने आराम, जहाँ पे आपको कंफर्ट लगता है, आपके पास एक डिवाइस होना है, बस कुछ नहीं है। एक छोटा सा फोन भी है आपके पास, या आईपैड है, आईफोन है, कंप्यूटर है, आईपैड है, कुछ भी है, टैब है, तो आप उसमें देख सकते हैं हजारों लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस, हजारों, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना। एक बार जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा काम करना होता है दोस्तों, गूगल प्ले पे जाना है, आपको डाउनलोड करना है अन अकेडमी का ऐप, है ना, और उसके बाद आप ये छोटा सा परिचय मेरा देख पा रहे हैं, ये सैकड़ों होगा, यहाँ पे सैकारो लिखा है, सैकड़ों। तो ये छोटा सा परिचय जो है मेरा, इसमें ये प्रोफाइल लिंक है जिसको आप लिंक करके आप अन अकेडमी में आने वाली जो और भी क्लासेस हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है ना। तो ये ध्यान में रखिए कि आपको यहाँ पर वो सब कुछ मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के 100+ एजुकेटर जो सबसे टॉप 100 में है, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इनको देख सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। 15,519 से ज्यादा कोर्सेस, 15,519 से ज्यादा कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये देख सकते हैं, आपके बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पर हैं, चाहे वो प्रीलिम से रिलेटेड हो, मेन से हो, इंटरव्यू से हो, एसए से हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में, आंसर राइटिंग में हो। तो ये आप सब कुछ समझ लीजिए आपको यहाँ पर मिल रहा है, और बहुत ही इसकी जो फीस हो रही है आप देखिए यहाँ पे 44,000, ये फीस बहुत ही कम है। 44,000 कोई भी फीस नहीं होती, आप पूरे एक साल पढ़ते हैं अन अकेडमी में, हजारों टीचर से हजारों कोर्सेस, क्योंकि आप कहीं भी एनरोलमेंट कराएंगे अन अकेडमी के अलावा तो आपको एक टीचर या 5 टीचर मैक्सिमम मिलेंगे, 1 से 5 टीचर, है ना। और जो आपको पढ़ना है सब्जेक्ट सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। यहाँ तो आप हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, हर कोर्स में आप हिस्सा ले सकते हैं, हर पेपर को देख सकते हैं, ठीक है, दूसरे ऑप्शनों को भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप यहाँ देखिए, आपको ये 44,000 की जो मैं एक साल की फीस बता रहा हूँ, ये वैसे तो आपको दिख रहा है 1 महीने की भी है, 3 महीने की, 6 महीने की भी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होता। यूपीएससी का माहौल आपको 1 या 2 साल के अंदर ही मिलता है। 44,000 की फीस कितनी हो सकती है? 39,000 हो सकती है अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये तो मैंने बताया। आप अगर साल 2 साल का लेंगे तो आपकी फीस कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे 57,000 2 साल की रेफरल कोड यूज करने के बाद, है ना। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप ईएमआई पर भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, एक आइकनिक बेस्ट ऑप्शन है ये, यूपीएससी प्रिपेयर करने का, आईएएस बनने का बहुत अच्छा ऑप्शन अन अकेडमी आपको दे रही है।
इसमें आपको पर्सनल लेवल पे एक कोच मिल रहा है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करवा पाता है। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस ये भी होता है आपका यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है आईएएस को क्लियर करने के लिए। स्टडी को प्लान कैसे करना है ये बताया जाता है। पर्सनल फीडबैक, आपको खुद की फीडबैक दी जाती है। प्लस कोर्सेज के जो फायदे थे वो भी आपको साथ में मिलते हैं इस आइकनिक के साथ। डबल बेनिफिट, मैं तो कहूँगा ट्रिपल बेनिफिट। एक पर्सनल कोच इतनी आसानी से नहीं मिलता किसी भी जगह पे। और फीस बहुत ही कम, 44,000 के बाद 64,000, थोड़ा ही आगे। ऐसा तो नहीं, ट्रिपल बेनिफिट है तो फीस भी ट्रिपल होनी चाहिए, लेकिन फीस बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ी है ना। ये भी कम हो सकती है और 57,000 की हो सकती है अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं। 99,000 की फीस क्या होती है, 89,000 की हो जाती है इनकेस कोड रेफर करने के बाद। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और हम कर रहे थे, कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक हम देख रहे थे, है ना। हम क्या देख रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक। तो आइए देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक। पहले मैं आपको यहाँ पर इसको देखिए, कल प्लेटों की जानकारी हम ले रहे थे। अब यहाँ से देखते हैं, कल हमने देखा था प्लेट वगैरह क्या होती हैं, किसको प्लेट कहते हैं। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। ध्यान रखिएगा, प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। अपसारी सीमा, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई परपट्टी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं तो नई भूपरपट्टी का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट कहते हैं, है ना। अपसारी प्लेट अब देखिए कैसी होती है। मान लीजिए ये इस तरह से तो नहीं, यहाँ देखिए मैं आपको अपसारी प्लेट दिखा दे रहा हूँ। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, है ना। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इसको अपसारी प्लेट कहते हैं। सीमा क्या होती है, जिस सीमा से दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जिस सीमा से दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जैसे ये देखिए, एक ये प्लेट है, नीचे देखिए संवहनीय धाराओं की दिशा, इसके कारण तनाव पैदा होता है इस प्लेट पे। प्लेट ये दो टुकड़ों में टूटता है। दो टुकड़ों में विभाजित होने के बाद इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है इस तरह से, क्योंकि संवहनीय धारा इनको विपरीत दिशा में ले जा रही है। इसी को कहते हैं अपसारी सीमा। ये जो सीमा होती है जहां से अपसरण हो रहा है, इसको अपसारी सीमा कहते हैं। इस प्लेट की सीमा ये, इस प्लेट की सीमा ये। अपसरण के दौरान क्या होता है, कभी कभी जब मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा होता है तो इस दरार में भर जाता है, और इस दरार को भरने के बाद नई परपट्टी का निर्माण होता है, नई भूपरपट्टी का निर्माण होता है, और यही अपसारी प्लेट है। तो ये ध्यान रखिए, वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उन्हें प्रसारी स्थान कहते हैं। प्रसारी स्थान कौन सा है, ये स्थान प्रसारी स्थान है, क्योंकि यहीं से, या फिर ये प्रसारी स्थान है, यहीं से प्लेटें विपरीत दिशाओं में हट रही हैं। ठीक है, अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक आपको मैंने कल की क्लास में भी दिखाया था। ये देखिए यहाँ पे अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक महासागर है। ये पूरा महासागर का क्षेत्र है। कौन सा महासागर, अटलांटिक। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ये दरार बन रही है। क्यों, क्योंकि नीचे से जो ऊष्मा आ रही है, संवहनीय धाराएं, उनकी दिशा कुछ इस तरह है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो इस प्रकार से संवहनीय धाराएं दुर्बल मंडल में चलती हैं, मेंटल में चलती हैं, और उसी दिशा में प्लेटों का क्या होता है, संचरण भी होता है।
तो यहाँ देखिए बीच से बिल्कुल ये प्लेट अलग हो रही है ना, और अलग हो रही है ये प्लेटें बीच से। तो ये दरार यहाँ पे बन रही है, और आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण था ये किसका, सारी प्लेटों का। और जो बीच में यहाँ जो मैग्मा अंदर से निकलता है तो यहाँ कटक बनता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। इसको मध्य सागरीय कटक कहते हैं। ये मैग्मा निकलने के बाद ठोस होकर ठंडा होकर छोटी पहाड़ी बनती है ना, जो कि पूरे समुद्र में एक श्रृंखला की भांति रहती है। इसको मध्य सागरीय कटक कहते हैं। तो अब सारी सीमा, ये सीमा कौन सी, ये सीमा अब सारी सीमा है। ये सीमा दूसरे प्लेट की, ये दूसरे प्लेट की, यहीं से अपसरण हो रहा है। और बेहतर एग्जाम्पल है मध्य अटलांटिक कटक। अब सारी सीमा का देखिए यहाँ लिखा भी है ना, अब सारी प्लेट सीमा, यहाँ अब सारी प्लेट सीमा है। बेहतर एग्जाम्पल है मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा अभी कि अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिकी व दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। कौन कौन सी प्लेटें अलग हो रही हैं आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए आपको एक प्लेटों वाला डायग्राम दिखाते हैं। देखिए ये है संसार की महत्वपूर्ण प्लेटें, है ना। पॉइंटर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच है। ये हिस्सा इधर जा रहा है और दूसरा हिस्सा इधर खिसक रहा है, इधर और इधर। तो इधर कौन कौन सी प्लेट है, ये देखिए उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, जो कि इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। और इधर से यूरेशियाई प्लेट इधर जा रही है और अफ्रीकी प्लेट पूरब की तरफ जा रही है। अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट पूरब की तरफ जा रही है, अमेरिकी प्लेट चाहे उत्तरी हो या दक्षिण ये पश्चिम की तरफ जा रही है। इसलिए बीच में जो दरार पड़ रही है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, और मैग्मा निकल के ठोस और ठंडा होकर क्या बना रहा है, मध्य अटलांटिक कटक, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा था यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। कहाँ से, मध्य अटलांटिक कटक से। अभिसरण सीमा, अगली सीमा है प्लेट की। अभी तक हम देख रहे थे अपसरण। अभिसरण सीमा में क्या होता है, अभिसरण सीमा में देखिए एक प्लेट ऐसे और दूसरी प्लेट भी उसी दिशा में आ रही होती है, और दोनों एक ही दिशा में आकर टकराती है। जो प्लेट भारी होता है उसका क्षेपण हो जाता है। क्षेपण मतलब सबडक्शन। और अगर महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टकराएगी तो महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया महासागरीय प्लेटें क्या होती हैं, महासागरीय प्लेटें जो भारी होती हैं, बसाल्ट की बनी होती हैं, है ना। तो महासागरीय प्लेटें भारी होती हैं। तो ये था अपसारी प्लेट। अब देख रहे हैं हम अभिसारी प्लेट। अभिसरण, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे बसती नहीं धंसती है, इसको लिखेंगे आप। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है ना। अब ये देखिए, ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट के नीचे धंस गई। क्योंकि टकराने के बाद दो प्लेटें जब टकराएंगी तो गुरुत्व बल जो भारी होगा उसको नीचे की तरफ खींच लेगा, इसलिए प्लेटें धंसती हैं। और जहां भूपरपट्टी नष्ट होती है वो अभिसरण सीमा है। भूपरपट्टी जो ये नीचे चली गई,
ये अंदर के ऊष्मा से, दुर्बल मंडल की ऊष्मा से नष्ट होती है, पिघल जाती है ना। यही अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र, सबडक्शन जोन या क्षेपण क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेपण क्षेत्र, इसको बेनियॉफ जोन भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बेनियॉफ जोन क्या होता है। तो वह क्षेत्र ये है बेनियॉफ जोन, जहां प्लेटें नीचे की तरफ धंसती हैं, उनको बेनियॉफ जोन कहते हैं। ठीक है, इनको हम बेनियॉफ जोन कहते हैं। या सबडक्शन जोन भी कहते हैं। अभिसरण तीन प्रकार से होता है। अभी जो हम देख रहे थे, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, जैसे ये प्लेट है और दूसरी प्लेट भी इधर ही आ रही है, दोनों की दिशा एक ही है, तो इसको अभिसरण कहते हैं। अपसरण मतलब दूर जाना, अभिसरण मतलब पास आना। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से प्रकार? महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है। अब देखिए कौन से तीन प्रकार है, ये आपको समझना है, क्योंकि कई बार ये सिविल सेवा की परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई अभिसरण कितने प्रकार से हो सकता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, किन में होता है। तो स्पष्ट जानकारी के लिए वीडियो देखते रहिए आप, कि भाई अभिसरण तीन प्रकार का होता है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच, या दो महासागरीय प्लेटों के बीच, या दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, है ना। तो अभिसरण पे डिटेल में यहाँ नहीं बताया गया है, सिर्फ तीन सीमा बताई गई है ना। और अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अभिसरण की तीन सीमाएं। ये देखिए इस प्लेट में आपको दिख जाएगा, जो डायग्राम है प्लेटों वाला। ये देखिए, इसमें मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ प्लेटें अभिसरण करती हैं, कहाँ कहाँ अभिसरित होती हैं। देखिए यहाँ से आपने देखा प्लेटें दूर जा रही हैं मध्य अटलांटिक कटक से, तो ये तो अपसारी सीमा है। कौन सी सीमा है? अपसारी। अब देखिए, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों अभिसरित हो रही है, यहाँ दोनों मिल रही हैं। ये अभिसरित सीमा है ना। यहाँ ये यूरेशियाई प्लेट नीचे और अफ्रीकी प्लेट यहाँ से मिल रही है, यानी अभिसरण यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कई जगह अभिसरण हो रहा है, लेकिन एक ऐसा जगह है यहाँ अपसरण भी हो रहा है। और अफ्रीका में अंदर ही एक प्लेट है, रिफ्ट घाटी, जहाँ पे अपसरण होता है। महाद्वीप के अंदर ही अपसरण होता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पास अपसरण हो रहा है। इधर जुआन डे फुका और अमेरिकी प्लेट का अपसरण हो रहा है। कोकोस और कैरिबियन का अपसरण हो रहा है। नाजका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट का अभिसरण हो रहा है, सॉरी अभिसरण। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पॉइंटर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये अभिसरण, यहाँ भी अभिसरण, यहाँ भी अभिसरण, यहाँ भी अभिसरण, यहाँ भी। यहाँ आपको अपसरण दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ भी अभिसरण और यहाँ भी अपसरण है। अपसरण, अपसरण मतलब प्लेटें विपरीत दिशा में, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्लेटें जाती हैं। अब अटलांटिक कटक, जैसे ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है, तो अफ्रीकी प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ भी अपसरण दिख रहा है आपको। तो तीन प्रकार से अपसरण यहाँ पे आपको दिखाया गया। एक तो अब देखिए यहाँ जो अपसरण हो रहा है ये पानी में हो रहा है। अब मैं पॉइंटर से दिखा देता हूँ। मध्य अटलांटिक कटक कहाँ है? मध्य अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ जो अपसरण हो रहा है अटलांटिक महासागर में, इसलिए इसको महासागरीय महासागरीय अपसरण कहते हैं। इधर की प्लेट के किनारे भी पानी है, मतलब महासागरीय, और इस प्लेट के किनारे पर भी पानी है, मतलब महासागरीय, मतलब महासागरीय महासागरीय अपसरण, जो एक प्रकार का अपसरण होता है। दूसरा देखिए, यहाँ प्रशांत महासागर है और यूरेशियाई महाद्वीप है, लेकिन यूरेशिया के आगे भी पानी, ये जो क्षेत्र है बिल्कुल ये पानी वाला क्षेत्र है, तो इसको भी हम महासागरीय मान लेते हैं।
प्लेटों के किनारों पर अगर महासागर है, पानी है तो महासागर होगा, अगर महाद्वीप है तो महाद्वीपीय प्लेटें होंगी। तो यहाँ भी दोनों प्लेटें महासागरीय महासागरीय ही मानी जाएंगी। ये तो पूरी तरह से महासागरीय प्रशांत, और यूरेशियाई आंशिक रूप से महासागरीय, क्योंकि आगे ही पानी है, पीछे फिर महाद्वीप है। तो आगे पानी होने की वजह से इसको भी महासागरीय कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि यूरेशियाई प्लेट भी महासागरीय, प्रशांत महासागरीय, मतलब ये दोनों महासागरीय महासागरीय प्लेट है, लेकिन अभिसरण है। यहाँ क्या था? अपसरण, यहाँ अभिसरण। ठीक है, अब देखिए, हम अभिसरण की बात कर रहे थे। अभिसरण 3 प्रकार का होता है। अभिसरण 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन से हैं? महाद्वीपीय और महासागरीय। यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ है महासागरीय और महासागरीय अभिसरण, क्योंकि इधर भी पानी था, इधर भी पानी, इधर भी पानी है। महासागरीय महासागरीय ये भी है। यहाँ भी 2 प्लेटें मिल रही हैं, महासागरीय महासागरीय, प्रशांत महासागरीय और ऑस्ट्रेलियाई। अब यहाँ देखिए, यूरेशियाई और अफ्रीकी, ये दोनों प्लेटें मिल रही हैं जो कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण कहला रहा है। ये भी महाद्वीपीय है और ये भी महाद्वीपीय। यहाँ आपको मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। चाइनीज प्लेट, चीनी प्लेट और भारतीय प्लेट, ये दोनों यहाँ अभिसरण कर रही है, यानी महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट यहाँ भी है। महाद्वीपीय महासागरीय। अब अभिसरण में देखते हैं, तीसरे प्रकार का अभिसरण भी था, है ना। अच्छा, अभिसरण की जो सीमा दिख रही है, देखिए, इस तरह से अगर है तो अभिसरण है, इस तरह से है तो अपसारी है, और इस तरह से है तो रूपांतरण है। ये आपको ध्यान में रखना है। साइन सिंबल देखिए, ये जो भी सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये अभिसरण का है। दिख रहा है अभिसरण, यहाँ प्लेटें अभिसरण हो रही है, अभिसरण हो रहा है मतलब मिल रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी मिल रही है, ये भी मैंने दिखाया था मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है। ये है अपसारी का। ये जो सीमा है अपसारी, मतलब यहाँ प्लेटें हट रही हैं, एक दूसरे से हट रही हैं। रूपांतरण में सिर्फ एक लाइन है, यहाँ रूपांतरण है इस जगह पे, और यहाँ पर ये रूपांतरण भ्रंश सीमा है। तो हम देख रहे थे कि प्लेटें जो होती हैं अभिसारी, वो 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? महासागरीय महाद्वीपीय, दोनों महासागरीय, या दोनों महाद्वीपीय। ठीक है, दोनों महासागरीय, दोनों महाद्वीपीय, या एक महासागरीय एक महाद्वीपीय। तो अभी तक मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये दोनों महासागरीय अभिसरण है, ये भी महासागरीय अभिसरण है, ये महाद्वीपीय अभिसरण है, यहाँ भी महाद्वीपीय अभिसरण है, और यहाँ जो अभिसरण है ये महाद्वीपीय है और ये महासागरीय है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका और जुआन डेफुका महासागरीय, उत्तरी अमेरिका क्या है? महाद्वीपीय। तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें यहाँ अभिसरण कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तीनों उदाहरण आपको देखने को मिल गए। आगे चलते हैं। अभिसारी सीमा में 3 प्रकार की प्लेटें हैं जो मैंने अभी दिखाया था। अब एक होता है रूपांतरण सीमा, जहां न तो कोई नई परपट्टी का निर्माण होता है और न ही परपट्टी का विनाश होता है। मतलब इस प्रकार की अंतःक्रिया से भूपरपट्टी का ना तो निर्माण होता है और ना ही भूपरपट्टी का विनाश होता है। उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रूपांतरण सीमा कहते हैं। जहाँ किसी भी नई भूपरपट्टी का निर्माण नहीं होता और किसी भी परपट्टी का विनाश भी नहीं होता। इस कारण की सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी रूपांतरण सीमा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये एक प्लेट है मान लीजिए, और ये दूसरी प्लेट है। तो एक इस दिशा में जा रही है, दूसरी इस दिशा में जा रही है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है।
और यहाँ पर क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, और यहाँ भूकंप भी बहुत खतरनाक आते हैं क्योंकि दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो ये रूपांतरण भ्रंश सीमा है। मैं इसको मिटाकर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखें, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों की बाउंड्री टकरा रही है और एक दूसरे के समानांतर उल्टी दिशा में, क्षैतिज दिशा में जा रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना आपको। इस प्लेट की खास बात ये है कि दोनों प्लेटें जो है एक दूसरे से समानांतर रूप में घर्षण करती हुई उल्टी दिशा में चलती हैं और नई भूप्रपट्टी का निर्माण भी नहीं होता है और न विनाश होता है। इसलिए इसको संरक्षित प्लेट किनारा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। संरक्षित प्लेट किनारा भी कहते हैं, कंजर्वेटिव, क्योंकि ना तो भूप्रपट्टी का निर्माण हो रहा है और ना ही विनाश हो रहा है। ठीक है, तो ये है रूपांतरण प्लेट सीमा। अब देखिए, इसको मैं डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैप में कहाँ पर है। अगर इसको मैं पूरी तरह से मैप को इरेज कर दूं तो ये वाला हिस्सा देखिए, सैन एंड्रियास के पास एक प्लेट यूं जाती है और दूसरी यूं आती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि इस बाउंड्री पे एक प्लेट उत्तर की तरफ जा रही है, दूसरी दक्षिण की तरफ आ रही है। मतलब दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में संचरण कर रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में संचरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। विपरीत दिशा में संचरण करने के कारण ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और रगड़ खाने के बाद घर्षण बहुत तेज होता है और घर्षण तेज होता है तो यहाँ पर भूकंप भी बहुत खतरनाक आते हैं। संसार के सबसे खतरनाक भूकंप इसी सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में आते हैं, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा रूपांतरण सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसको फॉल्ट बाउंड्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ भ्रंश है। इसको रूपांतरण भ्रंश सीमा भी कहते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, रूपांतरण सीमा को रूपांतरण भ्रंश सीमा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हो रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पॉइंटर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर फॉल्ट बन रहा है, यानी गर्त बन रहा है टूटने के कारण। तो ये भ्रंश सीमा है ना। यही को संरक्षित प्लेट किनारा भी कहते हैं क्योंकि इस किनारे पर भूप्रपट्टी का ना तो निर्माण हो रहा है और ना ही विध्वंस हो रहा है। ये भी ध्यान में रखने के लिए बात है आपकी। चलिए आगे चलते हैं। रूपांतरण भ्रंश सीमा, रूपांतरण भ्रंश सीमा यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दो प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मध्य महासागरीय कटक के बीच में जो भ्रंश होता है वो एक दूसरे से लंबवत, मतलब क्षैतिज रूप से सरकने लगते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देखिए यहाँ जो आपको कटक दिख रहा है, मध्य अटलांटिक कटक, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेटें ऐसे और ऐसे भी सरकने लगती है। मूल रूप से तो दो विपरीत दिशाओं में जा रही है, लेकिन कहीं कहीं ये छोटा छोटा जो हिस्सा है टूटा हुआ, वो छोटे हिस्से आगे पीछे सरकने लगते हैं। तो यहाँ भी आपको रूपांतरण भ्रंश सीमा ही दिखाई दे रही होगी। जैसा कि मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। मूलतः अटलांटिक कटक से प्लेटें विपरीत दिशा में संचरित कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक छोटी प्लेट हो सकता है एक दूसरे के समानांतर संचरित हो और यहाँ पर रूपांतरण भ्रंश सीमा दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि कटकों के शीर्ष पर
क्योंकि जो कटक है, मध्य सागरीय कटक, उनके शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। और इसके अतिरिक्त पृथ्वी का घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंड पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमेशा तो उस पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, तो जब ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता तो प्लेट के हिस्से कभी कभी एक दूसरे के, जैसा मैंने दिखाया था, छोटा सा प्लेट का हिस्सा एक दूसरे के समानांतर गति कर रहा था, उल्टी दिशा में, तो वहां पर आपको रूपांतरण भ्रंश वाली प्रक्रिया पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। कैसे, ये देखिए। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी कहाँ से कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो केंद्र से बाहर की तरफ एक बल लगेगा, इसको कहते हैं केंद्र प्रसारी बल। और जब ये बल लगता है तो जो प्लेटें हैं उनमें खिसकाव प्रारंभ होगा। ठीक है, इस तरह से प्लेटें खिसकेंगी क्योंकि केंद्र से बाहर की तरफ बल लग रहा है। तो ये कह रहा है कि इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट के जो अलग अलग पृथ्वी के खंड हैं वो घूमते रहते हैं अलग अलग दिशाओं में पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, प्लेट प्रवाह दरें। अब देखते हैं, जो प्लेटें, जितनी भी प्लेटें थी, आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था, ये सभी प्लेटें, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि इनके प्रवाह की दिशा अलग अलग है। अभी दिखाया था मैंने, फिर से देख सकते हैं आप प्रवाह की दिशा। ये चीनी प्लेट इधर आ रही है, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उधर जा रही है। ये ऐसे और ऐसे यहाँ पे प्रवाह हो रहा है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और प्रशांतिक वहाँ ऐसे संचरण हो रहा है। यहाँ पर भी मैंने दिखाया था, ये है प्रवाह की दिशा। ये प्रवाह की दिशा है। प्रवाह की दिशा और प्रवाह की दर में अंतर होता है, मतलब प्रवाह की दिशा तो यही है, लेकिन किस दर से ये मूव कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो वही हम समझेंगे कि इस दिशा में जो प्लेटें संचरित हो रही हैं वो प्लेटें कितने दर से प्रवाहित हो रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, इसकी दर को भी हम देख लेंगे, तो प्लेट प्रवाह दर कहते हैं। सामान्य व उत्क्रम, सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र, सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्य उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी के अंदर से सतह के द्वारा बाहर निकलता है वायुमंडल में, अगर उन पट्टियों को देखा जाए तो मध्य महासागरीय कटक में भी समानांतर दिखाई देते हैं, और इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों के द्वारा प्लेट प्रवाह की दर को समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। और प्रवाह की दरें बहुत भिन्न है। देखिए, आज वर्तमान भारत दिख रहा है, 1 करोड़ साल पहले यहाँ था, है ना, 3.8 करोड़ साल पहले यहाँ था, और 5.5 करोड़ साल पहले विषुवत के नीचे था। इसको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, पहले पॉइंटर। वर्तमान भारत, ये वाला है वर्तमान भारत, और ये जो है 1 करोड़ साल पहले था यहाँ पर, ये जो डॉट वाला दिख रहा है। फिर ये नीचे ये जो भारत दिख रहा है डॉट वाला, ये हिस्सा 3.8 करोड़ साल पहले था। फिर ये जो हिस्सा है 5.5 करोड़ साल पहले था, ये।
और ये जो हिस्सा दिख रहा है 7.1 करोड़, मतलब 7 करोड़ साल पहले लगभग आरंभिक भारत यहाँ था। तो आप देख सकते हैं विषुवत रेखा के कितना नीचे है ये आरंभिक भारत, बहुत नीचे है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता गया और विषुवत रेखा को पार करके आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में पाया जाता है। ठीक है, का मतलब नीचे से प्रवाहित हुआ है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर से भी कम। आर्कटिक समुद्र में जो कटक पाया जाता है, मध्य महासागरीय कटक, वो क्योंकि मध्य महासागरीय, मध्य अटलांटिक कटक के उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। तो उसमें भी वो कटक पाए जाते हैं। सबसे कम प्रवाह दर है, वो प्लेटें खिसकती यानी अपसरित होती हैं। कटक है तो मतलब अपसरण हो रहा है, और अपसरण हो रहा है तो किस दर से हो रहा है? 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसका प्रवाह दर सर्वाधिक है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अभी की दर है, मतलब ये हाल फिलहाल की दर है। इस दर में भी बदलाव देखा जाता है, ऐसा नहीं कि दर हमेशा एक ही जैसा रहता है ना। इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है जो 5.75 प्रति वर्ष से भी अधिक है। ठीक है, प्लेट को संचलित करने वाले बल। अब भाई आपसे पूछा सकता है कि प्लेटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन कौन से बल ले जाते हैं, मतलब प्लेट खिसकते कैसे। तो जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, कब? 1912 में। आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। ध्यान रखिएगा, जिस समय वेगनर ने, मतलब वेगनर के सिद्धांत के समय वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि पृथ्वी ठोस गति रहित पिंड है, ठोस है और उसमें कोई गति नहीं है। यद्यपि सागरीय अधस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है ना। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने क्या बताया? पृथ्वी ठोस है, गति रहित पिंड है। जबकि इसने क्या बताया? प्लेट विवर्तनिकी और सागरीय अधस्थल विस्तार ने क्या बताया कि पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ दोनों ही गतिमान है, अंदर भी और सतह पर भी गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, यह आज एक अकाट्य तथ्य है, इसको कोई काट नहीं सकता कि प्लेटें विचरण करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। वृत्ताकार रूप में, वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल। दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। ऊष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है, वही मैग्मा, धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं, है ना। ये देखिए, अब इसको संवहन चक्र को थोड़ा सा हम समझ लें कैसे होता है। मैंने पहले भी बताया था, ये अगर धरातल है तो धरातल के नीचे संवहनीय चक्र इस तरह से वृत्ताकार रूप में चलता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे, ये मैग्मा उस धरातल पर भी पहुंचता है। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। कैसे ठंडा होकर? इसने भूपर पट्टी बनाई, और मैंने बताया था किसी और, जब ये किनारों पर, ये पुरानी चट्टानें पिछली क्लास में बताया था किनारों पे पहुंचती हैं खिसकते हुए, दूसरी तरफ से एक और चट्टान आती है, लेकिन चूंकि समुद्री चट्टान अगर है तो भारी है, तो अंदर जाके भारीपन होने के कारण क्या होता है? क्षेपण होता है, और क्षेपण क्षेत्र में उष्मा के कारण ये नष्ट हो जाती है। तो यही कह रहा है, गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है, इसको संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं। पृथ्वी के अंदर यानी अंतरतम में ऊष्मा
अतिरिक्त ऊष्मा, ये कहिए ज्यादा अच्छा है, अतिरिक्त ऊष्मा का निर्माण कैसे होता है? ऊष्मा तो है ही, लेकिन जब तक अतिरिक्त ऊष्मा नहीं होगी तब तक आपको पृथ्वी की सतह पर कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, चाहे वो निर्माणकारी हो या विध्वंसकारी हो। तो पहला तत्व क्या? रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन और अवशिष्ट का ताप। पहला है रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन, दूसरा है अवशिष्ट का ताप, जो बचा हुआ मटेरियल है, खत्म हुआ जो मटेरियल है उसका हीट। मतलब रेडियोधर्मी तत्व पहले तो क्या करते हैं, अपना क्षय करते हैं, और क्षय होने के बाद जो बचे हुए हैं उसका भी ताप बढ़ता जाता है। क्षय के समय भी ताप बढ़ता है और जो अवशिष्ट है उसका ताप भी बढ़ता है। आर्थम होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया। किसको? संवहनीय धारा के सिद्धांत को और ये रेडियोधर्मी तत्वों को, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल जो प्लेट को प्रवाहित करता है। मैंने पहले ही बताया था कि प्लेटें क्या है, स्थल मंडल को कहते हैं, और प्लेटों के नीचे क्या है, दुर्बल मंडल, और प्लेटें किस पर तैरती हैं, दुर्बल मंडल पर। अब बात करते हैं भारतीय प्लेट का संचलन, मतलब सारी प्लेटें जितनी भी हैं पूरे विश्व में वो दुर्बल मंडल पर तैरती हैं संवहनीय धाराओं के माध्यम से। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय भाग सम्मिलित हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट को ही हम भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरा, ये देखिए, ये है यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, है ना। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये देखिए। भारतीय प्लेट में भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है ना। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है ना। और आप देखिए डायग्राम में, ये भारतीय प्लेट है, भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इसमें क्या क्या है, भारतीय प्रायद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। उत्तरी सीमा ये है इसकी, भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट की उत्तरी सीमा है, और दक्षिणी सीमा है चीनी प्लेट। यहाँ एक छोटी सी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा चीनी प्लेट। चीनी प्लेट और भारतीय प्लेट टकरा रही है। भारतीय प्लेट की गति ज्यादा है इसलिए इसके नीचे क्षेपण होता है, यहाँ क्षेपण होता है। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये चीनी प्लेट थी और ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, तो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट चूंकि गतिशील है इसलिए वो चीनी प्लेट के नीचे गिर जाती है, गतिशील भी और भारी भी है। ठीक है, गतिशील भी और भारी भी है। देखिए यहाँ पे तो यही कह रहा है यहाँ पे कि भाई दोनों प्लेटें, ये देखिए, अब यहाँ पर तो भारतीय हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र, अभी मैंने दिखाया कहाँ पर प्रविष्टन क्षेत्र है, चूंकि भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट भारी है तो वहां प्रविष्टन होता है, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। मैंने पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय, चीनी प्लेट भी उत्तर से और इधर से नीचे से कौन सी जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा है, यह पूर्व दिशा में म्यांमार के अराकानयुमा पर्वत से, राकिनयुमा नहीं अराकानयुमा, इसको कहेंगे अराकानयुमा,
तो यह पूर्व दिशा में अराकानयुमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरी सीमा, इस प्लेट की उत्तरी सीमा की बात हो रही है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ है। ये देखें, इसकी उत्तरी सीमा, प्लेट की पूर्वी पूर्वी सीमा ये म्यांमार तक, ये देखिए यहाँ तक फैली हुई है। ये उत्तरी सीमा है इस प्लेट की, इंडोस्क्लेव प्लेट की, और ये पूर्वी सीमा है। ठीक है, इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में, और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथल श्रेणियों का अनुसरण करती है। प्लेट की सीमा के बारे में बात हो रही है, मतलब भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का सीमा विस्तार क्या है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ सीमा विस्तार है, और ये है पाकिस्तान की तरफ किरथल श्रेणी, ये है ना, और दक्षिण में ये हिंद महासागर में, और इधर पूरब में ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो ये प्लेट है, और उस प्लेट की चौहद्दी यानी उसकी, उसके चारों तरफ की जानकारी बताई जा रही है इस स्लाइड के माध्यम से, एनसीईआरटी कक्षा 11 के माध्यम से। तो ये देखिए, यह आगे मकरान तट के साथ होती हुई दक्षिण पूर्व चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में भी जा मिलती है ना। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है, और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिलती है। जब आप प्लेट का डायग्राम देखेंगे तो ये सब आपको दिखाई देगा, है ना। भारत एक वृहद द्वीप था, भारत एक बहुत बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। भारत सिर्फ एक द्वीप था और ऑस्ट्रेलिया तट से दूर था। लगभग 22.5 करोड़ साल पहले टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था, है ना। ऐसा माना जाता है, भारत को अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ साल पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना प्रारंभ कर दिया, जैसा मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। 7 करोड़ साल पहले से खिसकना प्रारंभ शुरू कर दिया था। तो जब पैंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना प्रारंभ कर दिया। लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया से टकराया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, है ना। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। मैंने पहले दिखाया था, आरंभिक में भारत बिल्कुल नीचे था विषुवत रेखा से, धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ खिसक के यूरेशियाई प्लेट से टकराया, है ना, और यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। आज से लगभग 14 आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में, जैसा भी दिखाया, बिल्कुल नीचे था विषुवत रेखा के नीचे, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता है, और तिब्बतीय खंड एशिया स्थल खंड के करीब था 14 करोड़ साल पहले। भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। तो ध्यान में रखिए कि 6 करोड़ साल पहले जब ये प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही थी, विशेषकर मैं आपको दिखा दूं कौन सी प्लेट,
ये देखिए 5.5 करोड़ साल पहले का टाइम है, तो 6 करोड़ साल पहले जब ये उत्तर की तरफ खिसक रही थी, तो यहाँ पर अंदर से लावा का प्रवाह हुआ, नीचे से, पृथ्वी के नीचे से, और इस लावा के इस भारतीय प्रायद्वीप पर फैलने के कारण यहाँ पर दक्कन के ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये था दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। अब ये देखिए, इसकी पूर्व सीमा, मतलब दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, ये तो आप समझ गए कैसे हुआ। तो 6 करोड़ साल पहले एक लंबे समय तक ये जारी रहा, और याद रहे तब उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, जैसे मैंने अभी दिखाया था, और उस समय बेसाल्टिक लावा का प्रवाह हुआ था उस जगह पे, और इसीलिए दक्कन के पठार में बेसाल्टिक लावा यानी काली मिट्टी पाई जाती है। लगभग 4 करोड़ साल पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। जैसे जैसे भारत और ऊपर आया, उत्तर की तरफ प्रवाहित होता गया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। ये वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, चलिए, लेट्स क्रैक इट। एनकेएसयूएस रेफरल कोड है मेरा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 10% डिस्काउंट आपको मिलता है यहाँ पे, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपने आज देखा कि प्लेटों का संचरण हुआ और भारतीय प्लेटों के बारे में भी आपको जानकारी मिली। चलिए, फिर कल की क्लास में, अगली क्लास में आपको अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।